सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे भाई, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनको रट लेना, क्योंकि मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? क्या 45 होगा, 48, 47 या फिर मेरे भाई आपका 46? तो ऐसे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग आपको 5 क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलेंगे, यानी कि जो सीरीज का टॉपिक है, श्रृंखला का जो टॉपिक है, उससे कम से कम आपको 5 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कैसे मैं इस सवाल को कर सकता हूं। 2 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 5 होगा, 5 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 11 होगा, 11 में 9 जोड़ूंगा तो 20 होगा, 20 में 12 जोड़ूंगा तो 32 होगा। कुछ समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, अब होगा 3 पंजो 15। तो 32 में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो आंसर कितना होता है? 47। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर सवाल पसंद आया है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो मेरे भाई, लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में पीडीएफ से पढ़ना एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मेरे भाई मान लो तुम 1 घंटे की क्लास देखोगे, 1 घंटे में कोई सा भी टीचर हो वो तुमको 20 सवाल से ज्यादा नहीं करवाएगा, 20-25 सवाल करवाएगा, चाहे वो कोई सा भी टीचर हो। लेकिन वहीं अगर तुम 1 घंटे पीडीएफ से पढ़ोगे तो लगभग 50 सवालों से 70 सवालों को आप पढ़ लोगे। तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवालों का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप जीके, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हैं। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। लो मेरे भाई, अगला सवाल, यदि संख्या तुम्हारे सामने संख्या है 5, 6, 1, 3, 7, 4, 2, 6, 7, 8 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? तुरंत आंसर करो मेरे भाई, सवाल का आंसर क्या होगा? ध्यान से देखो भाई, तुम्हारे सामने 5 है, फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 7 है और 8 है। ठीक है भाई, यही है 56, 13, 74, 26, 78। बोला है कि विषम अंक में तो 1 जोड़ दो और सम में से 2 घटा दो। तो ये विषम है, इसमें 1 जोड़ेंगे 6, ये सम है, इसमें से 2 घटाएंगे तो 4,
विषम है 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2, विषम है 1 जोड़ेंगे 4, सम है, विषम है ये भी विषम है, 1 जोड़ेंगे 8, ये सम है, 2 घटाएंगे 2, ये भी सम है, 2 घटाएंगे 0, ये भी सम है, 2 घटाएंगे 4, 7 में से 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। विषम में 1 जोड़ दिया, सम में 2 घटा दिया। तुमसे बोला कि भाई बाएं से तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी, बाएं से तो तीसरी और दाएं से दूसरी, दाएं से दूसरी, दूसरी कौन सी है 8, तो इनका योग कितना होगा, तो 2 को और 8 को जोड़ेंगे 10 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अवधेश बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अंतिम बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और एम पर रुक जाता है। बिंदु एम से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए? बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? बेहतरीन सवाल है, तो सभी बच्चे बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। भाई ध्यान से देखो, अवधेश नाम का आदमी बिंदु ए से उसने चलना प्रारंभ किया, मान लो बिंदु ए यहां पर है, ठीक है भाई, यहां से वो चला पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, तो ये गया मेरे भाई पूर्व दिशा की तरफ और कितना चल गया 10 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चले, ठीक है भाई, इधर को जाएगा बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा 10 किलोमीटर वो चलेगा। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ा और मेरे भाई कितना चल लिया, फिर से 10 किलोमीटर चल लिया। अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंतिम बार बाईं ओर मुड़ा और कितना चला मेरे भाई आपका 3 किलोमीटर चला और बिंदु एम पर रुक जाता है। अब तुमसे बोला है कि उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, तो मेरे भाई यहां से उसको यहां आना है, ठीक है भाई, यहां से उसको यहां आना है, तो ये टोटल अगर 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, लेकिन 10 में से 3 तो ये हो गई, तो बाकी कितनी बची 7, भाई 7 और 3 10 ही तो होता है, तो 7 किलोमीटर चलेगा नीचे की तरफ, यानी 7 किलोमीटर चलेगा दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है, 7 किलोमीटर चलेगा कहां पर, दक्षिण दिशा की तरफ वो चलेगा भाई 7 किलोमीटर। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। मेरे भाई सभी बच्चे आंसर करें। PRA का संबंध SUZ से है, तो GOR का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन, आंसर करो भाई फटाफट से। तो ध्यान से देखो भाई, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, A आएगा 1 पर, इसको देखो S 19 पर आएगा, U 21 पर आएगा और Z आएगा मेरे भाई 26 पर। 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 26। तो यहां पर तुम देख लो मेरे भाई, यहां पर देख लो G 7 पर, O 15 पर, R 18 पर, 3 3 माइनस 1, इसमें 3 जोड़ेंगे 10 नंबर पर J आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 18 नंबर पर R आएगा, इसमें से 1 घटाएंगे 17 नंबर पर Q आएगा। तो जिन्होंने JRQ आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है, तो प्लीज मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल तुम्हारे सामने है। मदन और मोहन व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति में बाईं ओर से 16वें नंबर पर और मोहन पंक्ति में दाईं ओर से 19वें नंबर पर खड़ा है। यदि वे दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो मदन बाएं से 28वें पर हो जाता है। तो पंक्ति में बताओ कितने आदमी खड़े हैं?
बेहतरीन सवाल है भाई, बेहतरीन। फटाफट कमेंट करो भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। तो मदन और मोहन व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। तो मेरे भाई एक तो इधर की, एक तो मोहन है भाई, ठीक है। तो जो है मदन पंक्ति के बाईं और 16वें नंबर पर, तो 16वें नंबर पर कौन खड़ा हुआ है सर, यहां पर तो मदन खड़ा हुआ है। फिर दाईं ओर से 19वें नंबर पर मोहन है, तो इधर से मैं आया तो 19वें नंबर पर कौन खड़ा है, 19वें नंबर पर मेरे भाई मोहन खड़ा है। अब तुमसे बोला कि अगर वो स्थान बदल लेते हैं, अगर वो स्थान बदल लेते हैं तो मदन बाएं से 28वां हो गया। तो मदन देखा स्थान बदल, मोहन इधर को आए, मदन इधर को चले जाए, यानी इधर को तो आ जाए कौन, मोहन, और इधर को चले जाए कौन, मदन। तो मदन जो है मेरे भाई बाएं से 28वें पर हो जाता है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितने आदमी हो गए सर, ये 28 आदमी हो गए। तो मेरे भाई 28 आदमी तो ये, और देखो इधर के वाले कितने भाई, देखो 19वां तो ये है ही, 19वां तो ये है ही, तो बाकी कितने बचे 18 भाई, 18 तो ये और 19वां ये, तो टोटल कितने बच्चे हो गए सर, इधर से गया तो 28 तो ये और 18 ये, तो 28 प्लस में 18, 8 और 8 का 16, 3 और 1 4, 46। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा सवाल कि भाई इधर को 16वें नंबर पर था, इधर को 19वें नंबर पर, तो अगर ये 19वां नंबर है तो 18 इधर को होंगे भाई, 18 और 1 19 हो गए। तो अगर मदन इधर से 28वें नंबर पर है तो 28 बच्चे तो ये हो गए इधर वाले, और 18 ये, 28 और 18 कितना होता है 46। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं 46। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने है, कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। कथन और निष्कर्ष का बेहतरीन सवाल है। ऐसे क्वेश्चन भी लगभग 2 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तुमसे बोला गया है कुछ फरिश्ते भगवान है, कुछ फरिश्ते मेरे भाई क्या है, वो भगवान है, और सभी प्राणी भगवान है। जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे क्या है, वो भगवान है। अब सवाल को देखो, कुछ भगवान फरिश्ते हैं क्या, बिल्कुल भाई कुछ भगवान फरिश्ते हैं, देखो ये रहे, इसका मतलब ये बात सही है। कुछ प्राणी भगवान है क्या, भाई देखो प्राणी जो है ये भगवान के अंदर ही तो है, हाँ सर भगवान के अंदर है, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो मेरे भाई 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर तुम ऑप्शनों को ध्यान से देखोगे तो सर इसमें भी जेड 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 और जेड, सब में जेड है मेरे भाई, तो शुरू के अक्षर को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो दूसरे को देखो, आर आएगा 18 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, बी आएगा 2 पर, 18 और 5 23, 23 और 5 2, 2 और 5 कितना होता है 7, 7 नंबर पर जी आता है, जी आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अच्छा बहुत सारे बच्चे तो इसी बात से कंफ्यूज हैं कि 23 में 5 जोड़ा तो ये 2 कैसे आ गया, ये कौन सी मैथ है भाई कि 23 में 5 जोड़ता हूं 2 आ जाता है। तो मेरे भाई मैथ नहीं है, रीजनिंग है। 23 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आता है 28, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो भाई 26 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 2, इसलिए मैंने लिखा है कि 23 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा। आओ मेरे भाई आगे देखो, ओ आएगा 15 पर, टी आएगा 20 पर, वाई आएगा 25 पर। 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 नंबर का आएगा। सर 30 नंबर का, अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो ये 30 नंबर का कहां से लाऊं, तो 26 घटा दो 4 नंबर का बचेगा, 4 नंबर पर डी आता है। तो मेरे भाई जेड जी डी यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं जो एक मंजिला 6 मंजिला इमारत में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मंजिल पर रहता है। सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उससे ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 6 है। एफ मंजिल संख्या 3 पर रहता है। बी और ई एफ की मंजिल के नीचे वाली मंजिल पर रहते हैं। डी ए के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन सी के ऊपर वाली मंजिल पर। इनमें से कौन सबसे ऊपर की मंजिल पर रहता है? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। भाई तुम्हारे सामने 6 मंजिल की इमारत है, तो भाई ये पहली मंजिल, ये दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पांचवी और ये छठी। एक तो तुमको क्लियर बोला है कि एफ जो है वो तो 3 नंबर की मंजिल पर रहता है, तो यहां पर रहेगा मेरे भाई तुम्हारा एफ, तो 3 मंजिल पर तो एफ हो गया। तुमसे बोला कि मेरे भाई ठीक है एफ मंजिल 3 पर रहेगा, बी और ई एफ की मंजिल के नीचे रहते हैं, तो एफ की मंजिल के नीचे कौन रहेगा? बी और ई रहेगा। अब बी कौन सी पे है, ई कौन सी, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमसे बोले सबसे ऊपर कौन है, तो तुमको तो ऊपर वालियों से मतलब है, इनसे कोई मतलब नहीं है। आगे तुमसे बोला कि जो डी है ना, डी ए के तो नीचे वाली मंजिल पर है और सी के ऊपर वाली मंजिल पर। जो डी है ना, डी वो ए के तो नीचे है और सी के ऊपर है, तो ये ए के नीचे सी के ऊपर। तुमसे बोला सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन है? सबसे ऊपर की मंजिल पर तो ए है। हो गया सवाल। अब बहुत सारे टीचर मैं देखता हूं भाई, बहुत सारे ज्ञानी ज्ञानी टीचर मैं यूट्यूब पे देखता हूं, इस सवाल को पता नहीं कैसे कैसे घुमा घुमा के करवाते हैं। भाई क्या है इस सवाल में? ठीक है भाई ध्यान से देखो, तुम खुद देखो कि एफ मंजिल 3 पर रहता है, तो एफ मंजिल 3 पर है, कोई प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं है। तुमसे बोला कि डी ए के नीचे है और सी के ऊपर है, तो जो डी है ए के नीचे सी के ऊपर हो गया। तुमसे बोला कि बी और ई एफ के नीचे है, तो एफ के नीचे है बी और ई। अब बी कहां पर है, ई कहां पर, इससे कोई मतलब नहीं है भाई, नीचे है ना, तुमको तो ऊपर वाली से मतलब है, तो नीचे वाले को तो पटक दो कुएं में, कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको छोड़ दो। राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ए होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए भाई कथन और निष्कर्ष का सवाल है। सभी कंबल चादर है और कोई भी चादर पर्दा नहीं है। पहले तो वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बता दो आंसर क्या होगा। सिंपल है भाई, जितने भी कंबल हैं सभी कंबल चादर हैं, जितने भी कंबल है वो चादर है, कोई भी चादर पर्दा नहीं है, पर्दे को अलग बनाओ। अब सवाल को देखो, कुछ चादर कंबल है क्या? कुछ चादर कंबल है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, चादर जो कंबल है भाई इसके अंदर ही तो है। अब चादर का गोला इतना बड़ा, कंबल का गोला तो इसके अंदर ही तो है, इसके अंदर ही तो है। कुछ चादर कंबल है बिल्कुल। कोई भी पर्दा कंबल नहीं है क्या? कोई भी पर्दा कंबल नहीं है क्या? बिल्कुल भाई नहीं है, क्योंकि सवाल में मना किया है कि ये जो चादर है ना, ये बाहर की चादर, ये पर्दा नहीं है, ये पर्दा नहीं है। तो जब ये बाहर का ही अगर पर्दा नहीं है, तो ये तो इसके और भी अंदर जाके, इसका मतलब ये भी सही है। तो दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं भाई, पहला भी और दूसरा भी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीता ने एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पापा की इकलौती बेटी की बेटी है। नीता का उस लड़की से क्या संबंध है? अच्छा, बिना पेन उठाए, कोई पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए सवाल को करो, बिना पेन उठाए सवाल करो भाई। नीता ने एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अब नीता को तो पटक दो कुएं में, नीता से हमें कोई मतलब नहीं है, मैं नीता को अपनी जगह रखता हूं, ठीक है भाई, नीता की जगह पर मैं आऊंगा, ठीक है, तो नीता को पटक दो कुएं में, मैं आ जाऊं। मैं एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता हूं कि मेरे पापा की इकलौती बेटी, तो मेरे पापा की इकलौती बेटी मैं खुद हूं और उसकी बेटी, बेटी की बेटी, तो मेरे पापा की इकलौती बेटी मैं और मेरी बेटी, तो मैं तो उसकी मम्मी लगूंगी। तो कर दो फिर आंसर, क्यों बैठे हो गया आंसर। भाई नीता एक लड़की की तरफ इशारा कर तो कह रही है कि मेरे पापा की इकलौती बेटी, तो पापा के तो एक ही बेटी है
और वो बेटी कौन है, वो नीता है। तो बेटी की बेटी, तो ये अगर इसकी बेटी है तो ये इसकी मम्मी लगेगी। बात खत्म हो गया सवाल, कहां पेन उठाने की जरूरत पड़ी। आइए अगले सवाल को देखते हैं। लो मेरे भाई, बी आई जे टी ए और डी केंद्र की ओर एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो तुमको एक गोल मेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें 3 और 3 6 आदमी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो भाई इसका मुंह भी केंद्र की तरफ, इसका मुंह भी केंद्र की तरफ, इसका मुंह भी केंद्र की तरफ, इसका भी, इसका भी और इसका भी। अब केंद्र की तरफ मुंह है, मतलब इधर को जाऊंगा तो मेरा बायां हाथ आएगा। अगर केंद्र से बाहर की तरफ मुंह होता तो इधर को, भाई ये मेरा दायां ही तो हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है ना, सीधा हाथ, सीधा मतलब दायां। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे होते तो मेरा दायां हाथ आता, लेकिन ये बेचारे केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, इस वजह से मेरा इधर क्या आएगा, बायां हाथ आएगा। इधर को बायां आएगा और इधर को दायां आएगा। अब सवाल को पकड़ लो मेरे भाई, तुमसे बोला कि डी जो है आई के दाईं ओर है, जो टी के सम्मुख है। अब ये जो शब्द जो आता है ना, इस दूसरे वाले के लिए आता है। तो आई मेरे भाई सामने है किसके, जो टी के सम्मुख, ये टी के सम्मुख हो गया। डी आई के दाईं ओर है, तो डी जो है ना आई के दाईं ओर, तो आई के दाईं ओर डी, तो आई के दाईं ओर कौन हो गया, डी हो गया। बी जे के बगल में नहीं है, जो टी के दाईं ओर सम्मुख है। तो टी के दाईं ओर कौन है मेरे भाई, जे है। तो टी के दाईं ओर कौन है, जे। और बी जे के बगल में नहीं है, तो बी इधर तो नहीं सकता, बी को यहां पर बना दो। तो बी आई जे टी ए बच गया, ए को यहां बना दो, हो गया सवाल। ए के बाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, जे बैठा है। लो भाई हो गया सवाल, ठीक है। बस तुम तो ये बात याद रखना, ये जो शब्द जो आता है ना दूसरे वाले के लिए आता है। तो आई जो कि टी के सम्मुख है, तो टी और आई मैंने आमने सामने बना दिए, ठीक है। बी जे के बगल में, जो टी के दाईं ओर है, तो जो जे है ना टी के दाईं ओर है, तो टी के दाईं ओर जे हो गया। और इसके बगल में बी नहीं है, तो बी को मैंने यहां बना दिया, तो तुम्हारे यहां पर ये बन गए। तुमसे बोला ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर तो जे बैठा हुआ है, हो गया सवाल। तो ये था सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। और सिटिंग अरेंजमेंट के, ये गोल मेज की तरफ बैठाने वाले, सीधी टेबल पर बैठाने वाले, इस तरीके के सवाल एग्जाम में लगभग 2 या 3 पूछे जाएंगे। तो रट लेना मेरे भाई, बाद में मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था। तो उम्मीद करूंगा ये क्लास पसंद आई होगी, पसंद आई है तो दिल खोल के स्वागत करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलूंगा, आप सभी को आपकी एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।